प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के भारत दौरे के बाद एक बार फिर 6 जुलाई यानी आज की तारीख से लेकर 11 जुलाई की तारीख तक 5 दिवसीय विदेशी दौरे पर बढ़ चले हैं। इंडोनेशिया में उनका स्वागत किया गया है। 3 देशों का वो दौरा करेंगे, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया पहुंचे हैं। इंडोनेशिया के बाद अब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड जाएंगे। लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री आखिरी विदेश दौरा है? क्या शाह ने सारी तैयारियां कर रखी हैं, सारी गोटियां फिट हो रखी हैं और क्या 5 दिन बाद या फिर कि मैक्सिमम कुछ दिनों के भीतर भीतर अगले मानसून सत्र के बीच में कहीं जाकर राहुल गांधी की एक बड़ी जीत होने जा रही है? क्या राहुल गांधी की वो बात जैसे वो बीते कई दिनों से दोहरा रहे हैं उस पर फिर से मुहर लगने वाली है? जैसे आज मोदी जी के 3 मंत्रियों ने राहुल की वोट चोरी पर, एसआईआर में हो रही अनियमितताओं के आरोपों पर मुहर लगाई। और इससे भी आगे की बात कि साहेब आखिरकार सिर्फ और सिर्फ 6 ही दिन क्यों रुक सके भारत में? वो कौन से मुद्दे हैं जो मुद्दे लगातार भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में खूब बवाल मचा हुआ है? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन भी हैं और उन सभी इंफॉर्मेशंस पर एक एनालिसिस रहेगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तो सेशल्स से चैट जीपीटी वाला वो अवार्ड लेकर के आए थे। गए थे तो ये कहते हुए गए थे कि ये दौरा सेशल्स का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर चीन को काउंटर करना है तो सेशल्स के साथ भारत को एक अच्छा रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी सेशल्स में ही थे तभी वहां पर चीन भी पहुंचा और चीन के साथ सेशल्स ने गलबहियां करी। मोदी जी को क्या थमाया? सिर्फ और सिर्फ एक अवार्ड, 1650 करोड़ रुपए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा ग्रांट का भी था, $25 मिलियन का। वो देने के बाद मिला चैट जीपीटी वाला एक अवार्ड। और वो अवार्ड लेकर मोदी जी आ गए, डंका पीट लिया वहां पर। लेकिन यहां आए तो 5 दिन 6 दिन रुक पाए बमुश्किल, वापस उड़ गए। भारत दौरा सिर्फ 6 दिन का रहा। अब यह आखिरी विदेश दौरा क्यों है? दोस्तों, मोदी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट विस्तार होना है, यानी कि तमाम मंत्रियों के मंत्री पद जाएंगे, कुछ मंत्रालयों के मंत्रियों का फेरबदल होगा, उनसे उनके विभाग लिए जाएंगे, उनको दूसरा विभाग सौंपा जाएगा। ये सारी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन मोदी जी यहां पर कैबिनेट मंत्रियों की एक बैठक नहीं ले सके। और इस बीच में क्या क्या हुआ, सबसे पहले जरा सरसरी निगाह इन 6 दिनों के तमाम घटनाक्रमों पर डालिए तो आपको सारी कहानी सुलझती हुई नजर आएगी। मोदी जी आए, प्रस्तावित था कि कैबिनेट में जो फेरबदल होना है उसको लेकर मोदी जी एक कैबिनेट बैठक बुलाएंगे। लेकिन कैबिनेट बैठक बुलाने की हिम्मत मोदी जी नहीं कर पाए। तो किया क्या? तमाम मंत्रालयों के सचिवों के साथ, अधिकारियों के साथ मोदी जी ने एक बैठक करी और जिम्मा सौंपा गया अमित शाह साहब को। अमित शाह साहब ने क्या किया? अमित शाह साहब के आप पिछले कुछ दिनों के लगातार घटनाक्रम देखिए, उनके बयान सुनिए, उनके कार्यक्रमों की फहरिस्त देखिए, बंद कमरों में हो रही मुलाकातों का सिलसिला देखिए, तो आप बहुत कुछ डिकोड कर ले जाएंगे। मसलन अमित शाह की एक महत्वपूर्ण बैठक तो बीते दिनों हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन भी पहुंचे और बीएल संतोष भी पहुंचे। और इससे पहले जब मोदी जी सेशल्स के दौरे पर थे तब एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। वो बैठक हुई थी राजनाथ सिंह के घर पर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और उस बैठक में अमित शाह साहब थे, बीएल संतोष थे, अरुण कुमार थे और इसके साथ ही साथ उस बैठक में अमित शाह साहब की भी मौजूदगी थी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक तरफ जहां बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह साहब वो लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और आलम यह हो चला है कि हर जगह लाइमलाइट में अमित शाह हैं। अब इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी डिकोड इसे करते हैं। लेकिन मोदी जी का यह वाकई में आखिरी विदेश दौरा बतौर प्रधानमंत्री साबित हो सकता है। यह बात मैंने आपको 3 जून की तारीख को कही थी। इंटरनल इंफॉर्मेशन मेरे पास उस वक्त भी आई थी और मैंने कहा था कि देखिए, गोदी मीडिया को रिपोर्ट बकायदा भेजी गई है और बताया जा चुका है कि मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो जाएगा, लिहाजा उस तरफ नहीं जाते हैं। पहले वो खबर भेजी गई प्लांट कराने के लिए, फिर उस खबर को 8 जून की तारीख तक रोका गया, कहा गया अभी मत छापना, 8 जून को छापना जब रिकॉर्ड टूटेगा। 9 जून को वो खबर छपी भी, लेकिन मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब मोदी जी इन 6 दिनों में जब भारत में थे, सेशल्स के दौरे के बाद से, जो उनका भारत का दौरा था, मोदी जी हमेशा भारत का दौरा करते हैं, विदेशों में तो वो रहते हैं, दौरा भारत का करते हैं। तो इस दरमियान आप देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से बदले हैं, किस किस तरीके का माहौल बना है। सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पेट्रोल डीजल की किल्लत का मुद्दा, ये सारे जो मुद्दे हैं ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, उस बात को भी बारीकी को समझिए। दरअसल भाजपा को पता है कि उसने एक ऐसा तंत्र डेवलप कर रखा है, उसने अपने भक्तों की तादाद ऐसी बना रखी है जिसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में पेपर लीक हो रहे हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, उनकी थाली से कुछ रोटियां कम हो रही हैं, उनको तो बस हिंदुत्व का मुद्दा चाहिए। लेकिन सोने पे सुहागा हो गया, या फिर कि इसे इस तरीके से देखिए कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा, और उसके बाद चंदा चोरी पर पर्दा डालने की जो कोशिशें की जा रही हैं या की गई, उन सभी का लगातार विफल होते जाना। मसलन कैसे कैसे विफल हुई उनको भी जरा समझ लीजिए। कहा गया कि मास्टरमाइंड और सरगना कोई और नहीं बल्कि टिन्नू यादव है। बहुत सेलेक्टिव होकर यह खबर चलाई गई टिन्नू यादव को लेकर, क्योंकि नाम सूट करता था। टिन्नू यादव से अखिलेश यादव का संबंध जोड़ने की कोशिश की गई और कहा गया कि 940 से ज्यादा बार टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बात करी। अलग अलग रिपोर्ट छपी, कहीं 940, कहीं 95, कहीं यहां तक कह दिया गया कि हर दिन टिन्नू यादव अखिलेश यादव से फोन पे बात किया करता था। अखिलेश ने हालांकि इसको लेकर निशिकांत दुबे को धमकी दी और कहा है कि ये जो फर्जी खबर चलाई है इसके खिलाफ केस करूंगा, अदरवाइज 10 मिनट में डिलीट कर देना। निशिकांत दुबे डिलीट करते नहीं है, बहुत मोटी चमड़ी के आदमी है। लेकिन जब एसआईटी की जांच आगे बढ़ी तो क्या पता चला? पता चला टिन्नू यादव के घर से सिर्फ 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं, और वो 1 लाख रुपए चंदा चोरी के हैं कि नहीं है, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन मास्टरमाइंड टिन्नू यादव नहीं है, टिन्नू यादव उर्फ रमाशंकर यादव नहीं है, बल्कि मास्टरमाइंड तो अविनाश शुक्ला है। अविनाश शुक्ला के ही भाई के नाम पर एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली गई थी ब्रेजा, जिसका इस्तेमाल भी चंदा चोरी में किया जाता था। यानी कि वहां पर भी खेल उल्टा पड़ गया, नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। जिस सैनिक सिक्योरिटी का जिक्र आया, जिस सैनिक सिक्योरिटी के गौरव सिंह से लगातार फिलवक्त एसआईटी पूछताछ कर रही है, वो सैनिक सिक्योरिटी भी मोदी जी के करीबी विधायक त्रिभुवन राम के प्रतिनिधि गौरव सिंह की है। गौरव सिंह उस सैनिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं। उन तक जांच पहुंच गई, और लखनऊ और दिल्ली के बीच जो रस्साकस्सी का खेल चलता है, योगी बनाम मोदी की जो खबरें गाहे बेगाहे आप सुनते हैं, उनको आप इस पूरे प्रकरण में नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर इसे इस तरीके से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह दौर बड़ा मुश्किल दौर है। इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर बैठे रहें, यह उनके लिए संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी या फिर कि अमित शाह या फिर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री अब यह रिस्क और ज्यादा उठाने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर बैठे रह जाते
तो भारतीय जनता पार्टी को यह पता है, अमित शाह को यह पता है कि चाहे ज्ञानेश कुमार कुछ भी करते रहे, चाहे हम जिस तरीके से भी एसआईआर कराएं, जिस तरीके से भी डाके डलवाएं, वोटों वाला डाका, मैं राम मंदिर की डकैती की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो जो होना था हो गया, जो होगा वो होगा, हुई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन 2029 तक अगर साहेब कुर्सी पे रहे तो देश की जनता बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। भक्त भी नहीं छोड़ने वाले हैं। भक्तों के अंदर भी बड़ी नाराजगी है। और मैं बात सिर्फ राम भक्तों की नहीं कर रहा हूं, मैं बात मोदी भक्तों की भी कर रहा हूं, क्योंकि उनका भी भ्रम टूटने लगा है। अब लिहाजा उनको एक नया चेहरा चाहिए जिस चेहरे पे वो भरोसा कर सके, और वो चेहरा जाहिर सी बात है फिलवक्त उन्हें अमित शाह के रूप में दिखने लगा है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां मोदी जी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठकों से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह बहुत तेजी से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अमित शाह 2029 से पहले उनकी ताजपोशी की तैयारी भाजपा के भीतर चल रही है। मोदी जी क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, मोदी जी खाली तो नहीं बैठेंगे। मार्गदर्शक मंडल में तो बहुत पहले से हैं, लिहाजा उनके लिए भी कोई पद खोजा जाएगा, और वो पद संवैधानिक पद ही होगा। और आप सबको पता है प्रधानमंत्री के बाद वो पद कौन सा हो सकता है। लेकिन हां, ये आखिरी दौरा मोदी जी का विदेशी हो सकता है। इस बात में बहुत सारी सिर्फ सुगबुगाहटें नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके का असंतोष है, जिस तरीके का माहौल भाजपा के भीतर है, जिस तरीके से संघ अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आया, पहले सफाई देने की कोशिश करी दत्तात्रेय होसबोले ने, वो सफाई काम नहीं आई, तो मोहन भागवत कैमरे के सामने से भागते हुए नजर आए। तो अब विकल्प ही नहीं बचा है, विकल्प इक्के है, कहते हैं ना इक्के विकल्प है। तो विकल्प यही है कि भैया पल्ला छुड़ाओ, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी से नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो कम से कम साहिब से ही छुड़ाओ। और लिहाजा 6 दिनों की भारत यात्रा के दौरान मोदी जी कैबिनेट की एक बैठक नहीं बुला सके। कैबिनेट में अब जो फेरबदल होगा, जाहिर सी बात है वो शाह की टीम होगी, वो अमित शाह की टीम होगी। अभी तक कैबिनेट की जो टीम है ना, वो मोदी जी के करीबियों की टीम है, लेकिन अब शाह उस टीम के साथ काम करने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि यदि चैनल पे नए हैं तो मुद्दा बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर रहा है। बीच में तकरीबन 1 सप्ताह का हमने गैप लिया था, कुछ कारण थे उसके। नए तरीके से हमने कार्यालय पे काम करना शुरू किया था। कार्यालय काफी हद तक हमारा बन चुका है, वहां से भी वीडियोस आपके बीच लगातार लाते हैं। बीते 2 दिनों से कार्यालय में चूंकि काम चल रहा है, तो अभी मैं घर से वीडियो कर रहा हूं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, चैनल को एक बार फिर पहले की तरह प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया।